गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वर्ड हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एटम्स के एसोसिएशन से बना एक ऐसा रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो अपने आप को किसी बड़े लैटिस में रिपीट करता है ना। किसी बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल अपने आप को रिपीट करता है और मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं, लिविंग टिश्यूज, लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि लिपिड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हैं बायोमोलिक्यूल्स की। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड्स। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, एनालिसिस कैसे करेंगे? इसके दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि जिस टिश्यू का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, उसे ग्राइंड कर लें, यानी कि पीस लें। ग्राइंड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे एक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला देखो, फोर्थ लाइन में लिखा है Cl3CCOOH। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? Cl, ये हो गया Cl3C और इधर वाली वैलेंसी पर आ जाएगा COOH, है ना। ये तो हो गया COOH, ये हो गए Cl3, अब बीच में इस कार्बन से कनेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या ध्यान रखना है? ये तो बताया होगा केमिस्ट्री मैडम ने कि हर एक चीज की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, हाइड्रोजन की होती है 1 और क्लोरीन की होती है 1। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या किया, उसको इस एसिड में मिलाने के बाद हमने उसको एक कपड़े के थ्रू छान लिया। ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर एंड पेसल का मतलब होता है खरल, जिसमें हम मोटी मोटी चीजों को पीसते हैं, है ना। ऐसे करके पहले पीसते थे ना, तो ये पीसने के काम जो चीज आती है उसे कहते हैं मोर्टर एंड पेसल। हमने इनको पीस दिया, पीसने के बाद इनमें एसिड मिला दिया। एसिड मिलाने के बाद हमने इनको छान लिया। छानने के बाद हमें क्या दिखता है कि दो चीजें मिलती हैं। एक तो वो चीज जो फिल्टर हो जाती है और एक वो चीज जो फिल्टर नहीं होती है। तो जो चीजें एसिड में सॉल्युबल हो जाती हैं वो फिल्टर हो जाएंगी और जो चीज एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगी वो फिल्टर नहीं होंगी। तो दो तरह के फ्रैक्शंस बनेंगे, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एक होगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब देखो क्या होता है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो होता है और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, उसमें सॉल्युबल वाला जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सॉल्युबल वाला क्योंकि ये जो एसिड है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यह ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पर। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक मैटर को प्योर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं? जैसे कि अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। Till one has separated, in other words, one isolates and purifies a compound. Analytical techniques when applied to the compound give an idea of the molecular formula and probable structure of the compound. अब तुम्हें ये पता होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे सपोज अभी इसके पास COOH ग्रुप है, यानी कि इसके पास वो सारी फीचर्स होंगी जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास होती है, यानी -COH ग्रुप की सारी फीचर्स इसके पास होंगी। ऐसे ही जिस मॉलिक्यूल में -OH ग्रुप लगा होगा उसमें एल्कोहलिक ग्रुप की सारी विशेषताएं होंगी। तो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये उसकी क्या बताता है, विशेषताएं बताता है। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. अब टेबल 9.1 देखो, यहाँ इन्होंने कंपैरिजन किया है एलिमेंट्स का अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में। अगर हम ये देखें अर्थ क्रस्ट को तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, ऑक्सीजन की, और उसके बाद आता है सिलिकॉन। लेकिन ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोनों में ही है लेकिन बाकी चीज़ें उसमें अलग अलग हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और दूसरे कंपाउंड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक और मेथड किया जा सकता है एसिड में डिसॉल्व करना और पीसने के अलावा। वो मेथड होता है एश ट्रीटमेंट। जिस टिश्यू को हमें स्टडी करना है उसको हम कर लेते हैं बर्न करने के बाद उसकी जो एश बनती है यानी कि राख, उसका हम कर लेते हैं केमिकल एनालिसिस। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स के लिए या अलग अलग केमिकल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि सल्फेट्स के लिए, नाइट्रेट्स के लिए, है ना, ऑक्सलेट्स के लिए, इन सब के लिए हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. have also been seen in acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of these. तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इनका टेस्ट करना शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनका टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और एलिमेंट्स जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसका केमिकल एनालिसिस करना शुरू करेंगे। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली ये क्या बनाते हैं, कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी यूनिट्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एमिनो एसिड्स। सबसे पहला वाला है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स, इसके नाम से क्लियर है कि ये क्या है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक साइड एसिडिक ग्रुप है और एक साइड एमिनो ग्रुप है। सपोज करो कि ये कार्बन है और ये कार्बन जो है, अगर ये मीथेन होता तो ये कैसा होता, CH4। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है यानी कि इसमें H की जगह दूसरी चीजें आ रही तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पर अगर आ जाए COOH, यहाँ पर आ जाए कोई और दूसरा ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, और एक साइड क्या आ जाए यहाँ पर NH2, तो ये क्या बन जाएगा, ये एमिनो एसिड बन जाएगा। तो भी इधर आ गया एमिनो ग्रुप और इधर आ गया एसिडिक ग्रुप। ठीक है, आर का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। अब इनके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो मीथेन में किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है वो मैंने तुम लोगों को दिखाया है। इसके अलावा कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशंस पे क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, एमिनो ग्रुप ये रहा, एंड अ वेरिएबल ग्रुप ये रहा, डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are of 20 types. कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप के। इनकी फीचर्स किस बात पर डिपेंड करती हैं कि इनके अंदर ये एमिनो ग्रुप कितने हैं और ये एसिडिक ग्रुप कितने हैं, क्योंकि ये देते हैं
बेसिक फीचर, इनकी वजह से बेसिक नेचर आ जाता है अमीनो एसिड में, और इस एसिडिक ग्रुप की वजह से आता है एसिडिक फीचर। अगर ये बैलेंस्ड में होते हैं, यानी कि जितने अमीनो ग्रुप हैं उतने ही एसिडिक ग्रुप होंगे, तो अमीनो एसिड कैसा हो जाता है, वो हो जाता है न्यूट्रल। लेकिन अगर बेसिक ज़्यादा हो जाएंगे तो बेसिक अमीनो एसिड होगा, एसिडिक ज़्यादा होंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। द R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen amino acids is called a glycine। जैसे अगर यहाँ पर R की जगह H आ जाए तो इस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिन, सबसे सिंपल वाला अमीनो एसिड। मिथाइल ग्रुप एलेनिन, देखो फिगर 9.1 में जहाँ अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि अगर R ग्रुप जो है उसकी जगह अगर H आता है तो ग्लाइसिन बन जाता है, CH3 आता है तो एलेनिन बन जाता है, CH2OH आता है तो सीरीन बन जाता है। ये 3 अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स दिए हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली ऑफ द एमिनो कार्बोक्सिल एंड R फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो 3 चीजें यहाँ पर बनी हुई है, R, NH2 और COH, इनकी जो फीचर्स हैं वही सारी अमीनो एसिड की फीचर्स होंगी। तो उसी बेस पर ये कैसे होते हैं, एसिडिक हो सकते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक होते हैं जैसे लाइसिन, और न्यूट्रल होते हैं जैसे कि वेलिन। इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हैं। एरोमेटिक वो हैं जिनमें यहाँ R की जगह एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जिसमें कोई एरोमेटिक या रिंग शेप स्ट्रक्चर होगा, उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल दिए, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके बाद अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स, हैंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। ये वाली जो चीज है इसको यहाँ पर बनाकर एक बार देखिए। देखो पहली वाली जो इमेज यहाँ पर इन्होंने दिखाई है इस बॉक्स में, वो क्या है, CH, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH COOH, फिर एक साइड है R और एक साइड है NH2 प्लस NH3 प्लस H3N प्लस, ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि C के साथ तो बॉन्ड N बनाएगा ना कि H बनाएगा। इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने कि अगर ये वाला जो H है वो अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, अगर ये वाला H अगर इधर आ जाए या यहाँ से लूज हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसी वाली फॉर्म आ जाएगी, ये बन जाएगा H3N प्लस COO नेगेटिव R और H, ठीक है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन लूज हो गया। हाइड्रोजन लूज होने का मतलब क्या है कि अब मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। इसके बाद अगर इसकी एक रिवर्सिबल फॉर्म देखें तो वो कैसी होगी, H3N, ये अभी भी ऐसा ही, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर C, इधर R, इधर H, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इधर है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इस केस में यहाँ से क्या गायब होगा, इस केस में यहाँ से एक और H गायब होगा, और एक और H गायब होने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से था, H की वजह से। और एक H लूज होने का मतलब ये है, H आयन का सॉल्यूशन में आने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। तो इस तरह की जो रिवर्सिबल फॉर्म्स होती हैं किसी अमीनो एसिड्स की, उनको कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ये आयोनिक फॉर्म है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इन आयोनिक फॉर्म्स को कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ये जो ज्विटर आयोनिक फॉर्म्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती हैं, इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज। तो अलग अलग सॉल्यूशंस में, जैसे कि सपोज करो कि एसिडिक मीडियम है, वहाँ पर H+ आयंस ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होंगे,
और अगर बेसिक पीएच वाला मीडियम है तो वहाँ पर OH नेगेटिव वाले आयंस ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होंगे। उनके प्रेजेंस के हिसाब से इसकी आयोनाइजेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, वही इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो असल में क्या है, एक तरह का एल्कोहल है जिसको कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। फैटी एसिड किस तरह का होता है? RCOOH। ये सपोज करो फैटी एसिड है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम फैटी एसिड कह सकते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप से R ग्रुप अटैच हुआ। इसके बाद R ग्रुप कुड बी मिथाइल और इथाइल, है ना। R की जगह CH3, C2H5 ये सब आ सकते हैं। और हायर नंबर ऑफ CH2 1 से लेकर 19 तक। अगर 1 से लेकर 19 तक कार्बन की संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑलिगो। और ऑलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। ऑलिगो मीन्स फ्यू। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है। पाल्मिटिक एसिड किस तरह के एग्जाम्पल्स याद रखने? पाल्मिटिक, स्टीयरिक, ओलिक, लिनोलिक, है ना। ये सब एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ये कौन से एसिड हैं? फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये सब फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया पाल्मिटिक एसिड का, इसमें 16 कार्बन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बाद और इन्होंने और कौन सा दिया एग्जाम्पल? अरेकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन है। अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन वाला। इसके बाद फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें कि सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं सैचुरेटेड। और नॉन सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कि सैचुरेटेड हैज ओनली सिंगल और अनसैचुरेटेड इज हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आल्सो। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं क्या होती है? Another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane. ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन का मतलब ये है, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन और ट्राईहाइड्रोक्सी का मतलब है कि यहाँ पर क्या है? OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। आप कार्बन की वैलेंसी कैसे फुलफिल करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा CH-OH, यहाँ पर क्या आएगा? अब इसकी वैलेंसी कैसे फुलफिल करेंगे? CH 1 2 3, यहाँ पे CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये होगा ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सी का मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं प्रोपेन के ऊपर, उसे ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहेंगे, है ना। ये इसका केमिकल या कॉमन नेम क्या बताया इन्होंने? ग्लिसरॉल। Many lipids have both glycerol and fatty acid. अब सपोज करो ये ग्लिसरॉल है, इसमें फैटी एसिड आके जुड़ गया, है ना, यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो COOH ये तो प्रेजेंट होता है इसमें फैटी एसिड में, और इससे जुड़ा हुआ है R ग्रुप, है ना, उसी को तो कहते हैं फैटी एसिड। अब यहाँ से ये और ये अगर एक साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH2COOR। इधर क्या बनेगा? CHOH, और इधर क्या बचेगा? वही अपना CH2OH। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से फैट्स कैसे बनते हैं, है ना। एक फैटी एसिड आके ग्लिसरॉल से जुड़ता है और उसके बाद ये चीज बनती है। इसके बाद
ये जिस तरह से ये वाला प्रोसेस होता है इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, शायद तुमने किसी क्लास में पढ़ा होगा। और इस तरह से क्या बनते हैं, एस्टेरिफिकेशन से एस्टर्स बनते हैं। और एस्टर्स में असल में रिएक्शन किसका होता है, OH ग्रुप का और COH ग्रुप का। तो इस वजह से हमें एस्टर्स देखने को मिलते हैं। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड्स उनको क्या बोलते हैं, एस्टर्स के नाम देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितने ज़्यादा एस्टर ग्रुप बने। जैसे इसमें एक ही बना है, अगर यहाँ पर भी बनता तो उसे डाइग्लिसराइड कहते, अगर यहाँ भी बन जाता तो ट्राइग्लिसराइड बोलते। इसके बाद दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ लिखा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कि जिसमें सिंगल होगा उसको सैचुरेटेड कहेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनको अनसैचुरेटेड कहेंगे। ये सारी चीज़ें किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट वालों को हम कहते हैं ऑयल्स, और वो विंटर में भी लिक्विड ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि विंटर्स में जम जाते हैं। एक और चीज़, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। और अगर तुम्हें याद होगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर, जिसके बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉस्फोलिपिड कहाँ पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन में। इसका एक एग्जांपल दिया है लेसिथिन। लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। न्यूरल टिश्यूज में कुछ और भी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में।